रेडियाई प्लूरल में कहते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई टर्म सिर्फ तभी हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ एटम इज स्फेरिकल। एटम इज स्फेरिकल। अगर एटम स्फेरिकल नहीं है तो देयर इज नो एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो इसको हम स्फेयर कंसीडरिंग एन एटम एज अ स्फेयर, यानी हम कंसीडर करेंगे एटम एक स्फेयर है, ठीक है। जब एटम स्फेयर है तो फिर क्या होगा, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। अब देखें कि हमें जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इवन एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से हम कितना भी दूर चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मिलते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ परसेंटेज में इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री और देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ एन एटम आउटसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स पोजीशन नहीं है हम कहें कि हमें इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशन पे मिलेगा। जो वेव मैकेनिक्स है या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो भी कह रही है कि 90 to 95% चांस होगा आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन मिलने का। वो भी एक रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है, एक फिक्स पोजीशन नहीं है, 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इरविन श्रोडिंगर, ठीक है, यानी फिक्स नहीं है। अब ये जो है फिक्सेशन है कि द एवरेज डिस्टेंस, अब एवरेज वर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एवरी टाइम जो है फिक्स डिस्टेंस होगा, वहाँ से हम जो है एक लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे आएंगे और हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एवरेज लगा रहे हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब ड्यू टू wave character of an electron, it is not possible to find exact position of electron outside the nucleus। अब मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न केमिस्ट्री जो है ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन को वेव कैरेक्टर होता है और उस वेव कैरेक्टर की वजह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और आप कोई भी जो है वेव का कॉन्सेप्ट ले लें कि वेव जो है वो इस तरह से ट्रेवल करता है और 3 डायमेंशनल, ठीक है, एक्स एक्सेस पे भी हो सकता है, वाई पे भी हो सकता है, जेड पे भी हो सकता है। सो देयर इज़ नो फिक्सेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, कि कोई क्लियर फिक्स पोजीशन नहीं है, तो हम एवरेज डिस्टेंस रह रहे हैं। और इसकी वेव पोजीशन की वजह, वेव कैरेक्टर की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन होती है और हमें पता नहीं एग्जैक्ट चल सकता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो फिर हम क्या करें, इसलिए हम कोवेलेंट रेडियस लेते हैं, ठीक है। सो अब एटॉमिक रेडियस जो है कैसे मालूम करते हैं कि इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, एंड एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड। एक्सरे डायफ्रैक्शन और प्रोटॉन डायफ्रैक्शन मेथड भी कोई साइंटिस्ट यूज़ करता है, ठीक है। डायफ्रैक्शन मेथड कि एटम का रेडियस, इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, अब वो डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है पर हाँ कितना दूर है उस पर्टिकुलर वक्त पे आप जो है मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो है आपकी
जो है एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड, जहाँ से हमें पता चलेगा कि एटम का रेडियस क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखें एटॉमिक रेडियस जो है बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं मिलता हमें, इसमें बहुत सी एरर होती है। इसकी जगह पे हम इसी वक्त जो है जो ज़्यादा रिलाय करते हैं इट्स द कोवेलेंट रेडियस, हम कोवेलेंट रेडियस पे ज़्यादा रिलाय करते हैं। ठीक है, अब देखें पीरियाडिक टेबल को अगर देखें हम पीरियाडिक टेबल में दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ ग्रुप विच इज़ अ वर्टिकल कॉलम, ये ग्रुप है। जब हम ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इट्स अ ग्रुप। एंड अनदर इज़ अ पीरियड बिगिंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड एक्सटेंडेड टूवर्ड्स राइट साइड। पीरियड जो है आपका, देयर आर 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 7, और देयर आर 8 ग्रुप्स 1 2 8। ठीक है, और ये रोमन न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। पुराने मेथड में 8 ग्रुप हैं और नए मेथड में 18 ग्रुप्स हैं, टोटल इन 18 ग्रुप्स। ठीक है, चलो हम पुराने की बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम यानी ऊपर से नीचे आएंगे इट्स अ ग्रुप, और जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे इट्स अ पीरियड। ठीक है, अब ग्रुप में जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप ट्रेंड। व्हाट इज अ ग्रुप ट्रेंड? कि द चेंज और वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। द चेंज और वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिक ट्रेंड। कि ग्रुप में जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है दैट इज अ ग्रुप ट्रेंड, और जो पीरियड में चेंज हो रही है दैट इज अ पीरियडिक ट्रेंड। और आफ्टर कुछ फिक्सेशन के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है दैट इज पीरियडिसिटी। ठीक है, अब व्हाट इज अ ग्रुप ट्रेंड? ग्रुप ट्रेंड मीन्स चेंज और वेरिएशन। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज और वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप is called group trend। और दूसरी बात, what is periodic trend? पीरियाडिक ट्रेंड क्या है कि पीरियड में प्रॉपर्टीज कैसे वेरी कर रही हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन होगी द चेंज और वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज in the period is called periodic trend। ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज अ ग्रुप? ग्रुप क्या होता है पीरियाडिक टेबल का? द वर्टिकल कॉलम, यानी ऊपर से जो नीचे आएंगे दैट इज अ ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप। कि ये जो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप। और ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं दिस थिंग इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड पीरियड। सो व्हाट इज अ पीरियड? द हॉरिजॉन्टल रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड पीरियड। इसकी और फैक्टर्स कौन से हैं जिस पे एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगा? नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग और शील्डिंग। नंबर पहली बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है इट इज ऑब्जर्व्ड इन पीरियड। कि ये कहाँ पे जो है इफेक्ट करेगा? पीरियड में। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो पीरियड में हमें न्यूक्लियर चार्ज को देखना होता है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है,
उसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ठीक है, तो हम नोट करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस 10 चार्जेस, प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 3। अब जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस बढ़ रही हैं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3, इट मीन्स इट हैज़ 3 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज बिटवीन 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। और ये पीरियड सेकंड है, सेकंड पीरियड है, यानी इनमें जो शेल फिल हो रहा है, प्रोग्रेस में है, वो है आपका एल शेल। तो अब कूलम्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इमेजिन करें कि एल शेल है आपके पास, आर जो है वो फिक्स है, आर आप इमेजिन करें कांस्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आर का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। पर आप इस वक्त इमेजिन करें क्योंकि सेकंड शेल फिल हो रहा है, ठीक है, तो ये आर जो है वो फिक्स है, इसको रहने दी। तो अट्रैक्टिव फोर्स अब किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब देखें अगर ये चार्जेस अपोजिट हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, अगर चार्जेस सेम हैं तो रिपल्सिव फोर्स डेवलप होगी। अब हमारे पास क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 नेगेटिव चार्जेस। आप थोड़ा हिसाब लगाएं कि while moving from 3 positive to 4 positive negative charges, while moving from 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 and 9 to 10, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? शाबाश, ज़रा कमेंट करें। तो while moving from left to right, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी, बिल्कुल इंक्रीज होंगी। आप समझ गए कूलम की बात। तो कूलम कह रहा है कि जितनी अपोजिट चार्जेस बढ़ती जाएंगे और उसका आप डिस्टेंस सेम रखते हैं, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वैसे क्योंकि एल शेल फिल हो रहा है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसका डिस्टेंस आर जो है वो फिक्स है, वैसे है नहीं, मैं यानी ऐसे इमेजिन करें तो एक यानी इमेजिन करें कि सारे एटम्स जितना लिथियम है उतना ही बेरिलियम है, इमेजिन ये करते हैं हम, ठीक है। पर कौन सा फैक्टर है जो बेरिलियम की साइज को रिड्यूस करेगा? दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें देखिए लिथियम, इन केस ऑफ लिथियम प्लस माइनस 3 चार्जेस, इन केस ऑफ बेरिलियम प्लस माइनस 4 चार्जेस। मुझे बताएं छोटा कौन सा होना चाहिए, लिथियम या बेरिलियम? छोटा कौन सा होना चाहिए, लिथियम और बेरिलियम? शाबाश, बेरिलियम, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। तो ये साइज नेचुरली क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। कम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और अचानक बढ़ जाएगी। ये जो नियॉन होगा, नियॉन सबसे बड़ा होगा। तो फिर हम 1A to 7A, 1A to 7A रेडियस कम होता जाएगा, 8A पे अचानक बढ़ जाएगा। नियॉन पीरियड का सबसे बड़ा जो है साइज कंटेनिंग एलिमेंट होगा, और लिथियम जो है सेकंड लास्ट होगा। फिर लिथियम से लेके अप टू आपके 7A हेलोजन फैमिली तक रेडियस कम होता जाएगा। व्हाट इज द रीजन फॉर द लार्जेस्ट रेडियस ऑफ नियॉन? डू यू हैव एनी आइडिया? Do you have any idea that why रिपल्सिव तो सब में होगी, अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्सिव भी होगी। नियॉन को क्या हुआ कि गुब्बारे की तरफ फूल गया है। देखिए यहां तक हम ले रहे हैं कोवेलेंट रेडियस, उसी को एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। यहां पे होगा वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। तो नियॉन किसी से कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाता ही नहीं, तो इसके कोवेलेंट रेडियस का हमें नहीं पता चलेगा। नियॉन का नोबल गैसेस का हम लेंगे वैन डर वाल रेडियस, यानी अगर
ये सारे एलिमेंट इमेजिन करें कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इनका कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस लेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल हैं एक नियॉन का दूसरे नियॉन तक जो डिस्टेंस है दैट इज वैन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हर पीरियड में आपका अल्कली मेटल जो है 1A ग्रुप का एलिमेंट जो है वो बड़े से बड़ा होगा, साइज छोटी होती जाएगी अप टू हेलोजेंस, उसके बाद अचानक एक बहुत बड़ी चेंज आएगी और दैट चेंज इज ड्यू टू वैन डेर वाल रेडियस, दैट चेंज इज ड्यू टू वैन डेर वाल रेडियस। यानी कहने का मतलब यह है कि पीरियड में आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, देखें ये एटम है। अगर मैं बात करता हूँ खाली हाइड्रोजन की, ठीक है, मैं बात करता हूँ लिथियम की, मैं बात करता हूँ सोडियम की, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं के शेल में और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम में दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस शेल के दरमियान, वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान कितने शेल्स हैं, इंटरनल शेल्स 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 कहाँ से आए, 2 के, इसमें 2 जो है के शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, 8 किसके हैं एल शेल के, ठीक है। और एम जो है वैलेंस शेल उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। सो इसका इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स जो है शील्ड का काम करेंगे या स्क्रीन का काम करेंगे। अब देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी अट्रैक्शन में जो रुकावट डाल रहे हैं वो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, ठीक है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्क्रीन और शील्ड का काम कर रहे हैं। यानी ये स्क्रीन और शील्ड का काम करेंगे, मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्स को डिक्रीज करेंगे, रुकावट डालेंगे बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब जितनी ये रुकावट ज़्यादा होगी, जितने इंटरनल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतना स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उससे क्या होगा कि व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जितनी ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितने इंटरनल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और कम क्लोज टू द न्यूक्लियस। क्या होना चाहिए, कमेंट करें कि इलेक्ट्रॉन शुड गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वर्किंग एज ए स्क्रीन और शील्ड, और ये रुकावट पैदा कर रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान की। तो इससे क्या होना चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो या ज़्यादा हो, कमेंट करें। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ज़्यादा दूर जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से। इससे क्या होगा कि रेडियस बढ़ेगा, ठीक है। सो जब आप 2 रीजन्स हैं, जब आप ग्रुप में मूव करते हैं और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सो एक तो ये हो गया कि आपके लिथियम के पास 2 शेल होंगे, अगर आप सोडियम के पास आएंगे तो 3 शेल होंगे, अगर आप पोटेशियम के पास आएंगे तो 4 शेल होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ साथ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। सो इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतना रेडियस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। आई होप कि आपको ये दोनों फैक्टर। अच्छा, व्हाट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके दरमियान जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन हैं दे आर वर्किंग एज अ स्क्रीन और शील्ड, और ये स्क्रीन और शील्ड क्या करेगी कि ये रुकावट पैदा करेगी, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की फोर्स को कम करेगी। और जितने ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इंटरनल और पीरियड में, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो स्क्रीन इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो एग्जैक्टली नहीं होता पर ऑलमोस्ट उसको जीरो ही कंसीडर करते हैं, इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। पर ग्रुप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ग्रुप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का। और जो यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है ग्रुप में, वो अगर हम ग्रुप और पीरियड ट्रेंड की बात करें कि इसका ग्रुप ट्रेंड क्या होगा,
ग्रुप ट्रेंड, तो हम कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन, कि दो चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं, इंक्रीज इन नंबर 1 स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, नंबर 2 क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इस वजह से जो आपका ग्रुप में एटॉमिक रेडियस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा। पीरियोडिक ट्रेंड ये है कि ये जो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितनी पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगी आउटसाइड द न्यूक्लियस उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस decreases from left to right due to increase in nuclear charge, attractive force, nuclear charge, attractive force, decrease in distance between valence electron and nucleus, hence atomic radius क्या होगा, डिक्रीज होगा। स्किन चार्ट लेंगे शाबाश। व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस, अब हम करते हैं। तो व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? नो, व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? देखिए, एज वी नो दैट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल, is not fixed due to its wave character, due to uncertainty principle कि हम इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द न्यूक्लियस फिक्स पोजीशन पे उसका पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस की बात दूर दूर तक कर ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स ही नहीं है। तो हम क्या लेंगे? एवरेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि कभी इलेक्ट्रॉन बहुत आगे होगा, कभी इलेक्ट्रॉन बहुत पीछे होगा। तो एवरेज का मतलब तो हो गया मीन, क्योंकि वो एक्यूरेट में नहीं आएगा, ठीक है। हम एवरेज जो बता रहे हैं, मिसाल तौर एक हमारे पास नंबर है 2, दूसरा है 8, 2 और 8 की एवरेज क्या होगी? 5। अब 5 से 8 बहुत दूर है, 2 भी बहुत दूर है, ठीक है। सो एवरेज 5 है, मिनिमम डिस्टेंस 2 है, मैक्सिमम आपका 10 पिकोमीटर है, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या यूज़ करेंगे कोवेलेंट रेडियस का? नॉर्मली एंगस्ट्रॉम भी यूज़ होता है, नैनोमीटर भी यूज़ होता है, पिकोमीटर भी यूज़ होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटा यूनिट है, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। हमारे फेडरल बुक में जो दिए हुए हैं वो ये दोनों यूनिट दिए हुए हैं, एंगस्ट्रॉम भी और पिकोमीटर भी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस? इफ वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस, वी विल गो फॉर द कोवेलेंट रेडियस। ये कोवेलेंट रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस से ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। अब क्यों मिलेगा कि ये पहली बात है कि ये फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। फाइंड करते हैं एक्सरे एनालिसिस से, ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड से और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, जिससे हम एटॉमिक रेडियस फाइंड करेंगे। पर इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सॉफ्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। पर अगर एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएं तो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगी, एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स, इमेजिन करें ये सेम साइज के हैं, ठीक है। तो ये आपका, अब यहाँ पे देखें कि ये जो शेयर्ड पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपका एक फिक्स पोजीशन पे जो है डटा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी टाइम यहाँ पे हो सकता है, किसी टाइम यहाँ पे हो सकता है, किसी टाइम यहाँ पे, यानी ये फर्ज करें कि ये एवरेज डिस्टेंस है।
ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि इस साइड पे ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस साइड पे ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन रीशफल होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब व्हाट इज द कोवेलेंट रेडियस, कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स कि जो दो एलिमेंट ने आपस में बॉन्ड बनाया है उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस कितना है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ, और इसको कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस। सो दिस इज द डेफिनेशन जो हमने ऊपर लिखी है कि ये जो दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं इनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का हम लेंगे हाफ। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कोवेलेंट रेडियस की, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, या हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू होमोन्यूक्लियर, एक जैसे एलिमेंट हो, होमोन्यूक्लियर, और आप इसको होमो एटॉमिक भी कह सकते हैं, होमो एटॉमिक कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस जो दो एटम्स हैं उनके दरमियान हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। चलें एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। व्हाट शुड बी कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन बताएं क्या होना चाहिए। कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, जो दो कार्बन को आपस में जोड़े रखे हुए, ठीक है, इसका जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये डेफिनेशन पढ़ें और रिप्लाई करें कि इसका कितना होना चाहिए। शाबाश, 0.75, 0.77, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट। आप इसको क्या करेंगे, हाफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2 आई थिंक 0.77 एंगस्ट्रॉम। देखिए हमें एक एटम का मिल गया। अब अगर कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोवेलेंट रेडियस का एक और फ़ायदा है, ठीक है, वो ये है कि हम अगर एक एलिमेंट का हमें कोवेलेंट रेडियस पता है तो हम दूसरे का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे भाई हमें कार्बन का पता है कि कार्बन का कोवेलेंट रेडियस कितना है, 0.77 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं बात करता हूँ कि द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन, या बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ कार्बन क्लोराइड बॉन्ड, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, इज फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1.77 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। कोवेलेंट रेडियस का मैंने आपको बताया कि एक एडवांटेज है कि हम एक एटम का मिला हो तो दूसरे का फाइंड कर सकते हैं। बताएं व्हाट शुड बी द बॉन्ड लेंथ ऑफ क्लोरीन। सर 5 मिनट मुके जो तव्हां चाय पी वठो, मां सॼां तव्हां ई वठंदो, मां मुंहिंजो त पूरो थी वियो आहे न क्लास। 5 मिनट क्या होना चाहिए, फाइव 1। देखें ऊपर से हमें किसका, ये बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन की, कार्बन की। अच्छा, कार्बन क्लोरीन का डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन इज इक्वल टू 1.77। अब कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन शुड बी 1.77 माइनस कार्बन।
So chlorine कोवेलेंट रेडियस शुड बी 1.77 माइनस 0.77 एंगस्ट्रॉम किसका है, कार्बन का है। तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। सो हमें कोवेलेंट रेडियस न सिर्फ हम सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स का फाइंड कर सकते हैं, बल्कि डिफरेंट होमोन्यूक्लियर एटम का भी, अगर हमें एक एटम का कोवेलेंट रेडियस पता है तो हम दूसरे का भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक एडिशनल एडवांटेज है। अच्छा, ट्रेंड्स एग्जैक्टली सेम है, कोवेलेंट रेडियस और एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स बिल्कुल सेम, ठीक है। व्हाट आर द ग्रुप ट्रेंड्स? Group trend of covalent radius decreases in the period, increases from top to bottom. Reason is the same. Reason the same exactly that we studied in the atomic radius. So this is all about today's work. ठीक है, या आयनिक रेडियस कर लें, आई थिंक आयनिक रेडियस कर लेते हैं, ठीक है। सो इसके साथ हम करते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है, इसकी शॉर्ट कट है। Now what is ionic radius? Now what is ionic radius? अगर हम ये डेफिनेशन भी तभी वैलिड है जब हम आयन को स्फेयर कंसीडर करें, यानी वी कंसीडर दैट आयन इज अ स्फेयर, ठीक है। इफ आयन इज स्फेरिकल तो ये डेफिनेशन वैलिड है। कौन सी डेफिनेशन? ये होगी द डिस्टेंस between what? Valence electron and outermost electron of an ion is called ionic radius। कि आखिरी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, वहाँ से लेके कंसीडरिंग दैट आयन इज इन स्फेरिकल शेप, के आयन जो है वो स्फेरिकल शेप में है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन से लेके सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, ठीक है। आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी वही है, ग्रुप ट्रेंड। आयनिक रेडियस increases from top to bottom, यानी इन द ग्रुप। पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा? आयनिक रेडियस decreases from left to right for cations। कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव आयन बन रहा है, केटाइन बन रहा है, यानी +1 +2 +3 +4 चौथे ग्रुप तक, तो ये रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। अगर पांचवें ग्रुप से बात करें कि पांचवें ग्रुप वाला अगर नेगेटिव आयन बना रहा है, ठीक है, तो भी फॉर केटाइंस एंड एनाइंस क्या होगा, दोनों कंडीशन में आयनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, a cation is a positive charge, a cation is a positive ion, कि जो केटाइन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। और हाउ इट इज़ फार्म्ड बाय द लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज़ फार्म्ड बाय, या a cation is formed by losing one or more electrons। कि एक जो केटाइन है वो इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने से बनता है, ठीक है। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो केटाइन बनाएगा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगी, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगेगी। अगर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उस पर 2 पॉजिटिव चार्जेस लगेंगी। सिमिलरली अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद a cation is always smaller than its parent atom, कि एक केटाइन हमेशा जिस एटम से बनेगा उसका पेरेंट एटम उससे डॉटर केटाइन बनेगा, ठीक है। केटाइन छोटा होगा और पेरेंट एटम क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एनाइन क्या होता है? एन एनाइन इज अ नेगेटिव आइन, नेगेटिव आइन होता है। दूसरी बात, एन एनाइन इज फॉर्म्ड बाय gaining one or more electron, के एनाइन आपका एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है। दूसरी बात कि एन एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम, बिगर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, कि एनाइन जो है वो पेरेंट एटम से बड़ा होता है, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस? द आइंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम electronic configuration are called isoelectronic ions, isoelectronic ions, कि ऐसे आइंस जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। अब किस आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी? जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास सोडियम आयन है, एटॉमिक नंबर 11, आपके पास मैग्नीशियम आयन है, एटॉमिक नंबर 12 हैविंग +2 चार्ज, आपके पास एल्यूमिनियम आयन है हैविंग 3+ चार्ज एंड एटॉमिक नंबर 13। दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अगर हम बात करें क्लोराइड की, या छोटे आयन लेते हैं, कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 and fluorine -1, 9. Now all of these has 10 electrons, all of these has 10 electrons. तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6 सब की, यानी ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस कहलाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस? जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम है? क्योंकि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ईच ऑफ दीज आइंस आइदर केटाइन और एनाइन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे विल हैव 1s2, 2s2 एंड 2p6 सबकी एक होगी। फर्क कहाँ पे आएगा कि अगर हमारे पास केटायोनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन है, तो उसका जो आयनिक रेडियस है वो जितनी पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती जाएंगी उसका केटायनिक रेडियस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, पॉजिटिव आयन का रेडियस कम होता जाएगा। यानी ये जो सोडियम है इनमें बड़े से बड़ा होगा, मैग्नीशियम उससे छोटा होगा, एल्यूमिनियम उससे छोटा होगा। रीज़न इज़ दैट कि इसके पास 11 न्यूक्लियर चार्जेस, इसके पास 12 न्यूक्लियर चार्जेस, इसके पास 13 न्यूक्लियर चार्जेस। अब ये न्यूक्लियस होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब जितनी न्यूक्लियर चार्जेस, ऐसा कोई भी फैक्टर जो न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ाएगा। यहाँ पे देखें, वाइल मूविंग फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, वाइल मूविंग फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन सेम ही है। वैलेंस आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर 10 ही हैं, पर न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ रही है। तो एनी फैक्टर दैट इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, उससे रेडियस क्या होगा, कम होगा। सो अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइंस हैं, सो देयर आयनिक रेडियस डिक्रीजेस
एज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, द आयोनिक रेडियस ऑफ केटाइंस डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। Isoelectronic cations decreases as number of positive charges इंक्रीज होंगी। ठीक है, चलें अब यहां पे आते हैं। ठीक है, कि अगर हम फ्लोरीन के पास है एक नेगेटिव चार्ज, 2, 3, 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ती जाएगी, अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज कम होती जाएगी। 9 पॉजिटिव चार्जेस, 8 पॉजिटिव चार्जेस, 7 पॉजिटिव चार्जेस, 6 पॉजिटिव चार्जेस। देखिए आउटसाइड इलेक्ट्रॉन 10 ही है, पर जितनी जितनी नेगेटिव चार्जेस बढ़ती जाएंगी तो न्यूक्लियर चार्ज उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर -1 चार्ज है तो एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, हम कहेंगे कि एक न्यूक्लियर चार्ज कम हुई। -2 चार्ज है तो 2 चार्ज कम हुई, 3 चार्ज कम हुई, 4 चार्ज कम हुई। मैंने ऊपर आपको बताया कि एनी फैक्टर दैट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज द अट्रैक्टिव फोर्स एंड डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। Any factor that decrease the nuclear charge will decrease the attractive force between valence electron and nucleus। तो एनायनिक अगर हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन होंगे तो एटॉमिक आयनिक रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा एज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज, यानी द आयनिक रेडियस, स्क्रीनशॉट बट स्पीकर ऑन, द आयनिक रेडियस ऑफ isoelectronic anions increases as number of negative charges increase। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लें। The boys and girls, if you wish to ask something, the mic is on. Unmute कर सकेंगे। Would you like to ask something? I'm here to serve you. Boys and girls, hereby before your court, if you wish to ask